सो गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग जो है आपके स्कूल में टेस्ट होने वाला है, तो मैं डायमेंशन एनालिसिस छोड़ के अब सीधा मोशन पे स्टार्ट कर रहा हूँ। किसी एक दिन मैं आपको डायमेंशन एनालिसिस पढ़ा दूंगा। तो आज हम लोग सीधा जो है चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना। ठीक है, मोशन, पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, हर एक चीज को अभी हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। चलो, सबसे पहले जो है हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक, एक एक कॉन्सेप्ट में बेसिक से बताऊंगा। भले आप क्लास 11th में, मैं मान कर चलता हूँ क्लास 9th के बच्चे हैं, मैं 9th के हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद 11th को भी पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमको समझना है वो क्या है बेटा, पोजीशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, पोजीशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि मान लो, जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, ये बंदा जो है इनिशियल इस पोजीशन को मैंने ओरिजिन मान लिया, स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया। तो पहले ये बंदा कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसकी पोजीशन हम ओरिजिन से क्या मान रहे हैं, x1 डिस्टेंस पे, 0 से कितना, x1। उसके बाद ये बंदा थोड़ी देर बाद चल के कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया। ये कितना डिस्टेंस, अब ये ओरिजिन से, अब पहले x1 डिस्टेंस था, अब कितना डिस्टेंस पहुंच गया, वो x2 डिस्टेंस चला। लेकिन अगर स्टार्टिंग पॉइंट ये था इनिशियल और फाइनल पॉइंट ये था, तो इसका डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा x2 माइनस x1। उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, डिस्टेंस भी यहाँ पे उसने x2 माइनस x1 ही ट्रैवल किया है, और डिस्प्लेसमेंट भी उसने कितना ट्रैवल किया, x2 माइनस x1। लेकिन डिस्टेंस वो इधर जाता चाहे इधर जाता, राइट जाता चाहे लेफ्ट जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, वो डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। लेकिन अगर मैं यहाँ इनिशियल और ये फाइनल ले रहा हूं, अगर इसको ठीक उल्टा करके बंदा यहाँ से यहाँ जा रहा होता, मतलब कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा होता, तो मेरा उसका डिस्प्लेसमेंट उस केस में मैं लिखता x1 माइनस x2। आ रही बात समझ में? तो पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब कुछ जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम 10th क्लास के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। आपको पहले 10th क्लास का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। चलो समझते हैं। मान लीजिए कि आपका गिवन हाउस है ये, ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका घर है। आपके घर से ग्रोसरी शॉप है, बनिए की दुकान है, जहाँ पे आपको लेस खरीदने जाना है, कुछ भी खरीदने जा रहा है, 4.3 किलोमीटर, 4.3 किलोमीटर। उसके बाद आपका मन कर रहा है कि आप वापस अपने दोस्त के घर जाओ। कहां पर जाओ, अपने दोस्त के घर जाओ। तो पहले तो आप वापस कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए होगे, 4.3, और माना कि आपके घर से आपके दोस्त का घर और 2.1 किलोमीटर दूर है। माना कि आपके घर से आपके दोस्त का घर और कितना डिस्टेंस दूर है, 2.1 किलोमीटर दूर है। तो अब वो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है। पहले आप अपने घर से चले, ग्रोसरी शॉप गए, तो कितना डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया, 4.3, यस और नो। फिर ग्रोसरी शॉप से वापस अपने घर आए तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया आपने, 8.6। फिर 8.6 का और आप 2.1 किलोमीटर आप कहां पर जा रहे हो,
2.1 किलोमीटर आप कहाँ जा रहे हो, लेफ्ट जा रहे हो, तो 8.6 में और 2.1 ऐड कर दूंगा तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 10.7। अब दोस्त कितना भी अच्छा हो, वापस तो घर पहुंचना ही पड़ेगा, नहीं तो मम्मी मार पीट के आपका क्या करने वाली है, कचम्मड़ बना देगी। तो आप वापस जब अपने घर आए तो वापस 2.1 और ऐड हुआ, तो 12.8 किलोमीटर आप चल चुके थे। आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था, 12.8 किलोमीटर डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया होगा। ठीक है, ठीक। लेकिन अगर आप अपने घर को ओरिजिन मानते हैं, तो जब आप यहां से ग्रोसरी शॉप पहुंचे थे, आपका डिस्प्लेसमेंट था +4.3। आप ग्रोसरी शॉप से जब वापस पहुंचे तो आप चले भी घर से थे और वापस भी घर पे पहुंचे, इसलिए आपका डिस्प्लेसमेंट अब कितना हो गया, आपका डिस्प्लेसमेंट अब हो गया वापस से कितना, 0। अब आप 2.1 लेफ्ट साइड जा रहे हैं अपने घर से, इसलिए अब आपका डिस्प्लेसमेंट माना जाएगा कितना, -2.1। और फिर वापस जब आप अपने घर पे पहुंच गए, लौट के बुद्धू घर को आए बोलते हैं, तो वापस से आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 किलोमीटर। आ रही बात समझ में? चलिए इसी को हम एक और कॉन्सेप्ट से समझते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम अब कॉन्सेप्ट से समझते हैं। कि आप बीच में थे, पहले आप 4.3 किलोमीटर गए राइट साइड, फिर वापस आप और 4.3 चले, तो टोटल डिस्टेंस आपने कितना ट्रेवल किया, 8.6। फिर और उसमें 2.1 आप ऐड किए तो कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, 10.7। और फिर आप वापस आ गए अपने घर पे, तो और 2.1, ये मान लो 2.1 था तुम्हारे घर से, तुम्हारे घर 0 है, तो और इस पे 2.1 ऐड किया तो कितना टोटल डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, 12.8। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप ईस्ट जा रहे हैं कि आप वेस्ट जा रहे हैं, डिस्टेंस हमेशा बढ़ते ही जा रही है। टोटल पाथ ट्रेवल्ड को हम डिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, ओरिजिन है, तो जब आप गए थे अपने ग्रोसरी शॉप में तो आपका डिस्प्लेसमेंट था +0.43। जब आप वापस अपने घर पहुंच गए तो स्टार्टिंग पॉइंट भी है, फाइनल पॉइंट भी है, इसलिए आपका डिस्प्लेसमेंट अब 0 हो जाएगा। यहाँ पे डिस्टेंस में 8.6 बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ऐड कर रहा हूँ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या बताया मैंने अभी आपको, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो घर से चले थे, घर को पहुंचे, इसलिए वापस डिस्प्लेसमेंट 0। नाउ यू आर गोइंग लेफ्ट towards your friend house which is living 2.1 kilometer away, but because he or she is living on left side, so now your displacement has become what, -2.1। and again when you return back to your home, आपका वापस से आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। आ रही बात समझ में? मतलब डिस्प्लेसमेंट, ये पहला क्वेश्चन आपका बनता है, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस मैं पहले भी वेक्टर और स्केलर बता चुका हूं, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है। ये हमेशा क्या होता है, डिस्टेंस पॉजिटिव, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। डिपेंड कर रहा है कि आप किधर किधर जा रहे हैं। और एग्जांपल लेते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का। एक सर्कुलर पाथ है, आप चलना शुरू किए, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से दौड़ लगाए 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 और डायमेट्रिकली आप अपोजिट पॉइंट पे पहुंच गए, ठीक है। तो आपने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, आपको पता है सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल होता है 2πr, तो सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है, πr। तो आपने डिस्टेंस तो कितना ट्रेवल कर लिया, πr। लेकिन जब आपको डिस्प्लेसमेंट पूछेगा
तो आप ध्यान दीजिए, आपका इनिशियल पॉइंट ये था, आपका फाइनल पॉइंट ये है, इसके बीच में सीधी लाइन जो है, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, एक डायमीटर के बराबर, दैट इज 2r, एंड बिकॉज यू आर गोइंग लेफ्टवर्ड, इसलिए तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कैसा है, नेगेटिव। वहीं तुम्हारा डिस्टेंस जो है, तुम लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, डिस्टेंस जो है डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। आ रही बात समझ में? तो डिस्टेंस मेरा पाई आ रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो हो गया मेरा वो -2r हुआ। -2 क्यों? क्योंकि लेफ्टवर्ड गया। इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा ना देखे, यही सर्कल है, लेकिन अब तुम यहां से क्लॉकवाइज जा रहे हो यहाँ पे, तो तुम्हारा डिस्टेंस अभी भी क्या होगा, पाई आर। लेकिन अब तुम समझदार हो, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट अब लेफ्ट से कहा गया, राइट की ओर गया, इसलिए अब तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट एक पॉजिटिव क्वांटिटी हो गया। वहीं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या था, एक नेगेटिव क्वांटिटी हो गया। वहीं अगर तुमने पूरा सर्कल चक्कर काट के जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, एक सर्कल का पूरा चक्कर काट के जहां से चले थे वहीं वापस पहुंच गए अगर आप, तो आपको पता है कि आपका डिस्टेंस होगा 2πr, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट होगा कितना, 0। इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, उसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट इज 0 बट डिस्टेंस इज 2πr। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जो है, हमको डायरेक्शन देखना पड़ेगा। डिस्टेंस के लिए डायरेक्शन नहीं देखना है, स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने डायरेक्शन देखना है। ओके, आ गई बात समझ में? आया कि नहीं आया समझ में? चलिए नेक्स्ट, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, तो एवरेज स्पीड आपने पढ़ा है 10th क्लास में, टोटल डिस्टेंस, सॉरी 9th क्लास में, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, ये बंदा T1 पे यहाँ पे कार पे था, ये बंदा T2 पे यहाँ पे कार पे हो गया। इनिशियली भाई ये 30 माइल पर आवर की स्पीड से जा रहा था, अब इसकी स्पीड 50 माइल्स या किलोमीटर पर आवर हो गई मान लो। ठीक है, पहले T1 टाइम में इतनी स्पीड से गया, T2 टाइम में इतनी स्पीड से गया, तो इसकी एवरेज स्पीड निकालो। इस टाइप के क्वेश्चन हमको समझने हैं। तो कैसे इस टाइप के क्वेश्चन समझेंगे, उसके लिए पहले हमको ग्राफ समझना होगा। तो सबसे पहले अभी हम जाएंगे किसमें, अब हम सबसे पहले समझेंगे ग्राफ्स को। ठीक है, सबसे पहले अब हम समझते हैं ग्राफ्स। चल, सबसे पहले समझें कि ग्राफ्स कैसे बनाएंगे हम। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो समझ में आ गया। तो बेटा हमारा 11th क्लास के सिलेबस पे ये 4 टाइप के मोशन है। कितने टाइप के मोशन है? 4 टाइप के मोशन है। एक तो लीनियर, सीधा सीधा जा रहे हो, ये कार सीधी सीधी जा रही है। दूसरा सर्कुलर मोशन, गोल गोल घूम रहे हो। तीसरा प्रोजेक्टाइल मोशन, ऐसे बॉल को फेंका तो ऐसे गया। और चौथा रोटेशनल मोशन। आपको ये 4 चीजें पढ़नी है, जिसमें से अभी हम शुरू के 2 चैप्टर में लीनियर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको एक डायग्राम, मोशन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो स्लाइड में, ये कार है, थोड़ी देर बाद ये कार यहाँ पहुंच गई। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद ये कार यहाँ पहुंच गई,
और फिर थोड़ी देर बाद ये कार कहाँ पहुंच गई, पेड़ के पास पहुंच गई। आ रही बात समझ में? एक ही कार है, अलग अलग टाइम पे मैं उसकी फोटो खींच रहा हूं। तो पहले वो कार यहाँ पर थी, फिर वो कार यहाँ पे गई, फिर वो कार यहाँ पे पहुंची, और फिर वो कार यहाँ पे पहुंची। इन सभी डायग्राम्स को अगर मैं एक साथ देखता, एक ही पिक्चर पे मैं अगर मैं सुपर इम्पोज करूं, तो क्या दिख रहा है आपको कि इक्वल टाइम में ये जो कार है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की है, तभी उसके बीच का स्पेस क्या है, सेम। फिर से इसको ध्यान से देखिए, अलग अलग टाइम पे मैं फोटो खींच रहा हूँ, से हर एक सेकंड पे मैं फोटो खींच रहा हूँ। तो पहले यहाँ कार थी, उसके बाद दूसरे पोजीशन पे, फिर तीसरे पोजीशन पे, फिर चौथे पोजीशन पे। इन चारों डायग्राम्स को मैं एक साथ एक ही जगह पे अगर बनाऊं, इन चारों डायग्राम्स को एक साथ एक ही जगह पे बनाने में मेरे को पता चल रहा है कि कार के बीच का डिस्टेंस इक्वल टाइम पे इक्वल है। इसका मतलब है कि ये कैसा मोशन है, ये कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन। ओके, चलिए नेक्स्ट। देख सकते हैं आप इस स्लाइड में कि यहाँ पे जो स्केटर है बंदा, उसके बीच का डिस्टेंस कैसा कैसा है, इक्वल है। यस और नो? इसलिए इसको हम बोलेंगे क्या, यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे इसको हम, यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन यहाँ पर देखें, ये लड़की पहले इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल की, अब ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल की, अब ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। इक्वल टाइम में ही उसका डिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। बढ़ता जा रहा है मतलब उसकी स्पीड भी बढ़ती जा रही है। जो बॉय है वो ही इज मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड, बट द गर्ल इज स्पीडिंग अप। So if there is increasing distance between the points or images, it means it is speeding up. चलिए नेक्स्ट समझते हैं। अब आप देख सकते हैं ये कार है, ठीक है, ये कार है, पहले इतना डिस्टेंस था, उसके बाद इतना ही डिस्टेंस हुआ, उसके बाद दूसरा डिस्टेंस हुआ। मतलब सक्सेसिवली अब डिस्टेंस कम होते जा रहा है इमेजेस के बीच में। मतलब कि दिस ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन, दिस ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन। आ रही बात समझ में? पहले ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ रही थी, फिर ऑब्जेक्ट की स्पीड घट रही है, और पहले केस में ऑब्जेक्ट की स्पीड कैसी है, कांस्टेंट। हम पॉइंट्स देख के हमको पता चल जा रहा है। चल आगे। तो अब उसी ऑब्जेक्ट को लड़का और स्केटर और उसके बजाय मैंने कैसे बनाया है, पॉइंट्स के थ्रू बनाया है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि 0 और 1 के बीच में इतना डिस्टेंस है, 1 और 2 के बीच में इतना डिस्टेंस है, 2 और 3 में और कम हो गया, 3 और 4 में और कम हो गया। तो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस जैसे जैसे कम हो रहा है, तो कार क्या हो रही है, स्लोइंग डाउन। क्या हो रही है, स्लोइंग डाउन। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही जाए, किसी रॉकेट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो रॉकेट पहले धीरे से उड़ना शुरू किया, फिर चंद्रयान वाली मूवी देखें, फिर उसकी स्पीड और थोड़ी बढ़ी, फिर उसकी स्पीड और थोड़ी बढ़ी, फिर उसकी स्पीड और थोड़ी बढ़ी। आप देख सकते हो कि 0 से लेके 4th नंबर तक उसके बीच में सक्सेसिवली डिस्टेंस बढ़ रहा है। मतलब ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, स्पीडिंग अप। तो स्पीडिंग अप एंड स्लोइंग डाउन, ये कॉन्सेप्ट भी अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम कभी 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 जरूरी नहीं है, क्या जरूरी नहीं है,
कि ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में ही जाए, जरूरी नहीं है ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस में ही जाए। हो सकता है ऑब्जेक्ट नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा हो, मोशन इन अ लाइन हम पढ़ रहे हैं। हो सकता है ऑब्जेक्ट डाउन एक्सिस में जा रहा हो, और हो सकता है कि ऑब्जेक्ट ऐसे इंक्लाइंड भी जा रहा हो, डाउन, पहाड़ से नीचे उतर रहा हो, या हो सकता है कि ऑब्जेक्ट पहाड़ पे चढ़ रहा हो। पर जब तक ये लाइन में मूव कर रहा है हम उसको मोशन इन लाइन बोलेंगे, चाहे वो एक्स में जाए, चाहे वो वाई में जाए, चाहे वो इंक्लाइंड जाए। जब तक वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तब तक हम उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे तब तक हम उसको मोशन इन अ लाइन या वन डायमेंशन। वन डायमेंशन मतलब एक डायरेक्शन, इसलिए मोशन इन अ लाइन या वन डायमेंशन बोलेंगे। तो आपको दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, पहला तो स्केलर वेक्टर मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, दूसरा स्लोइंग अप एंड स्पीडिंग डाउन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट। अब आप जैसा कि देख सकते हो इस डायग्राम में ऑब्जेक्ट ना तो एक्स में जा रहा है ना तो वो वाई में जा रहा है, वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। आ रही बात समझ में, यस और नो? हमने देखा इनिशियल पॉइंट मान लिया वो मैं यहां से देखना स्टार्ट कर रहा हूं, और फाइनल पॉइंट मैं कहां से देख रहा हूं, यहां से देख रहा हूं। तो ओरिजिन से इनिशियली मेरा वेक्टर किधर है, ये। ओरिजिन से फाइनली मेरा वेक्टर किधर गया, ये। इन दोनों के बीच का जो लाइन जोड़ रही है वो ही मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी होगा। और वेक्टर को मैं पहले भी बता चुका हूं, उसके ऊपर एरो बनाते हैं। आई बात समझ में? उसी को लिख रहा है वेक्टर डेल आर डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। ये वेक्टर R2 है और ये वेक्टर R1। आई बात समझ में, यस और नो? ठीक है, चल उसके बाद टाइम इंटरवल। जब मैं यहाँ पे देख रहा हूं तो यहाँ पे मैं किसी टाइम t1 पे देखा होगा और यहाँ पे मैं टाइम t2 पे देखा होगा। तो चेंज इन टाइम डेल्टा टी, डेल्टा मतलब डिफरेंस मतलब चेंज इन टाइम क्या होगा, t2 माइनस t1। ठीक है, t2 माइनस t1। लेकिन आपको एक बात समझना होगा t2 माइनस t1 में कि ये टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, वहीं डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये आपको समझना होगा। चलो नेक्स्ट, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड क्लास 9th में हम पढ़ के बैठे हैं। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। वही वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो अगर कोई रेस हो रही है जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, तो जो बंदा या बंदी फर्स्ट आ रहा है उसका मतलब साफ है कि उसकी स्पीड या उसकी वेलोसिटी क्या थी, हाईएस्ट थी। वो तभी सबसे पहले आया ना क्योंकि वो सबसे कम टाइम में उसने गिवन डिस्टेंस को ट्रेवल किया। आ रही बात समझ में, उसने कम टाइम में डिस्टेंस को ट्रेवल किया, इसलिए उस बंदे की स्पीड क्या थी, हाईएस्ट। और एवरेज क्या होता है, गिवन टाइम इंटरवल में डिस्टेंस बाय टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, गिवन टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। चलो और समझते हैं इसको एक तरह से। बचपन में हमने खरगोश और कछुए की कहानी पढ़ी थी, हेयर
एंड टॉर्टोइस। बचपन में पढ़ी थी हमने कहानी हेयर एंड टॉर्टोइस, यस और नो? तो पहले सेकंड में खरगोश इतना गया, फिर अगले एक सेकंड में फिर खरगोश इतना गया, फिर अगले एक सेकंड में खरगोश इतना गया। वही बेचारा कछुआ एक सेकंड में इतना गया, फिर इतना गया, फिर इतना गया। दोनों स्टार्ट यहां से किए थे, लेकिन 3 सेकंड के बाद भाई खरगोश यहां पहुंच गया और कछुआ बेचारा कहां पे पहुंचा है? यहीं पहुंचा है ना। तो गिवन सेम टाइम में जिसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा, जिसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा उसकी स्पीड या उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा। तो गिवन टाइम इंटरवल में तो भाई कछुआ जीत रहा है, खरगोश जीत रहा है, कछुए से सॉरी खरगोश जीत रहा है, क्योंकि खरगोश ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? इतना। और कछुए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? बस इतना। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट। अब पहाड़ पे अगर चढ़ रहे हो आप, कहां पे चढ़ रहे हो? पहाड़ पे आप चढ़ रहे, ठीक है। पहले धीरे धीरे चढ़ा बंदा, फिर और थोड़ा और जोश आ रहा है एकदम, और ठीक है और जोश आ रहा है, उसकी स्पीड लगातार क्या होते जा रही है? बढ़ते जा रही है। इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। चेंज इन स्पीड को ही हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। दैट इज स्पीड या वेलोसिटी है तो वेलोसिटी बाय टाइम। स्पीड है तो स्पीड, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। स्पीड क्या बताता है? चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम। एक्सेलरेशन क्या बताता है? एक्सेलरेशन क्या बताता है? चेंज इन स्पीड या चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो यहाँ पर आपका एक कॉन्सेप्ट बनाया जाता है, यहाँ पर आपका एक कॉन्सेप्ट बनेगा। क्या बनेगा कॉन्सेप्ट? देखते हैं, याद रखें। डिस्टेंस को अगर टाइम से डिवाइड करूं तो मेरे को क्या मिलता है? भाई स्पीड की डेफिनेशन पता है मेरे को, डी बाई टी। तो वापस अगर मैं स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करूं, क्या करूं? स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करूं तो वापस से मुझे क्या मिलेगा? डिस्टेंस मिलेगा। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं टाइम से डिवाइड करूं तो मुझे मिलता है वेलोसिटी। तो अगर मैं वेलोसिटी को वापस टाइम से मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। वैसे ही वेलोसिटी को अगर मैं टाइम से डिवाइड करूं तो मुझे मिलता है एक्सीलरेशन। तो अगर मैं एक्सेलरेशन को वापस टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? वेलोसिटी। भाई 10 divided by 2 is 5, then 5 multiplied by 2 will again give you 10. That is what I am trying to say. So this is your concept for today. This concept is very important. हालांकि इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन कल जब मैं कैलकुलस पढ़ाना शुरू करूंगा तो ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत काम आएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट खींच के रखें। डिस्टेंस बाय टाइम गिव्स यू स्पीड, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम गिव्स यू वेलोसिटी, वेलोसिटी बाय टाइम गिव्स यू एक्सेलरेशन, acceleration multiplied by times gives you velocity, velocity multiplied by times gives you वापस displacement.
Similarly, speed multiplied by time gives you वापस distance. This concept is to be learned by heart. 9th क्लास के बच्चे को ये पता होता है, आपको भी पता होना चाहिए। ठीक है, चल अब स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन, इस कॉन्सेप्ट को समझें। स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन, अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पैरेलल है या एक ही डायरेक्शन में है, तुम तो चल ही रहे हो और पीछे से कोई तुम्हें और ढकेल रहा है, मतलब वो एक्सेलरेट कर रहा है तुम्हें, तो तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी? हाँ, या ऐसा समझ लो कि तुम चल रहे हो और तुम्हारे पीछे कोई पागल कुत्ता पड़ जाए, तो तुम धीरे धीरे भागोगे या तेजी से भागोगे? तो व्हेन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर पैरेलल, ऑब्जेक्ट्स स्पीड विल इंक्रीज। लेकिन अब ये बंदा वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, और यहां उसको एक पागल सांड दिख गया, ऑक्स, गुस्से वाला सांड। तो अब वो एक्सेल क्या करेगा, अपनी स्पीड को बढ़ाएगा कि घटाएगा? तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ा है तो तुम अपनी स्पीड को क्या करोगे, बढ़ाओगे। लेकिन तुम्हारे सामने अगर एक पागल सांड पड़ जाए दूसरे केस में, तो तुम अब अपनी स्पीड को क्या करोगे, बढ़ाओगे कि घटाओगे? घटाओगे। तो आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी राइट साइड में है लेकिन एक्सेलरेशन, सॉरी, वेलोसिटी लेफ्ट साइड में है लेकिन एक्सेलरेशन राइट साइड में है, इसलिए ये वाला बंदा स्लो हो रहा है, वहीं ये वाला बंदा स्पीड अप हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन। तो क्या बोला मैंने, अगर समरी आज की हम देखते हैं, अगर ओरिजिन से मैं राइट साइड गया तो मेरा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, अगर ओरिजिन से मैं लेफ्ट साइड गया तो मेरा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, अगर मैं ओरिजिन से राइट साइड ही मूव करने लगा तो मेरी वेलोसिटी पॉजिटिव, अगर मैं ओरिजिन से लेफ्ट साइड मूव कर रहा हूं तो मेरी वेलोसिटी नेगेटिव। सिमिलरली अगर मैं अपनी ओरिजिन से राइट साइड मूव कर रहा हूं, मेरा एक्सेलरेशन वेक्टर राइट साइड में है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, अगर मैं लेफ्ट साइड मूव कर रहा हूं तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। ये पहला कॉन्सेप्ट। सिमिलरली अगर मैं x के बदले y एक्सिस में जा रहा हूं, अगर मैं ओरिजिन से ऊपर गया तो मेरा पोजीशन पॉजिटिव, नीचे गया तो पोजीशन नेगेटिव, अगर मैं अपवर्ड जा रहा हूं तो वेलोसिटी पॉजिटिव, अगर मैं डाउनवर्ड जा रहा हूं तो वेलोसिटी नेगेटिव, अगर मैं ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहा हूं, मेरी स्पीड ऊपर की ओर बढ़ते जा रही है तो मेरा एक्सेलरेशन पॉजिटिव, अगर मेरी स्पीड नीचे की ओर बढ़ रही है या ऊपर की ओर घट रही है तो मेरा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, ओके, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। चलिए एक क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आप लोग स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करिए अपने मोबाइल फोन पे। तो आप देख रहे हैं कि पहले बंदा जो है इतना इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था, यस और नो? फिर अचानक से उसका डिस्टेंस ट्रैवल करना क्या हो गया, कम, और फिर अचानक से उसका डिस्टेंस ट्रैवल करना और क्या हो गया, फिर से ज्यादा, यस और नो? तो मतलब पहले उसकी स्पीड क्या हुई होगी, इस डायग्राम को देख के आपको क्या समझ में आया, स्लो, और फिर उसकी स्पीड क्या हुई होगी, तो भाई डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड अप, स्पीड डाउन। स्पीड डाउन, स्लो हुआ मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, स्पीड अप हुआ, स्पीड बढ़ गई मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन। आई बात समझ में? तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा और इसको हम नेक्स्ट क्लास में और इसको ग्राफिकली देखेंगे। आज के लिए इतना काफी है, उम्मीद है कि आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस टाइम अहेड।